नमस्कार, अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, चुनावी राज्यों में लगातार इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी होगी। अब तो सिर्फ सत्ता के गलियारों में नहीं, प्रदेश के लोग भी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लोगों के मन में भी ये सवाल आने लगा है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी इंतजार कर रही है, जब नवरात्र शुरू होगा वो तभी जारी करेंगे अपनी लिस्ट। इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी कहानी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी राजस्थान की भी कि वसुंधरा राजे के सामने किस तरीके से दिया कुमारी को खड़ा करने की बात हो रही है। एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा के कॉम्पिटिटर के तौर पर या उनके सक्सेसर के तौर पर दिया कुमारी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। इसके मायने क्या हैं वो भी समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को इतना वक्त टिकट को लेकर क्यों लग रहा है? पहले भी हालांकि हमने इस पर चर्चा की है, लेकिन अब बीजेपी के नेता भी और लोगों के मन में भी ये सवाल आने लगा, जो आरोप पहले बीजेपी पर लगाते थे धर्म को लेकर, धार्मिक चीजों को लेकर, कुछ वैसी फेर में फंस गई, मुहूर्त के फेर में फंस गई कांग्रेस। देखिए, जिसको आरोप बोल रहे हैं ना, वो बदली हुई परिस्थिति में आभूषण हो गया है। और कांग्रेस अब इस चीज़ को एंजॉय कर रही है कि लोग सोचे कि हम पितृपक्ष के कारण ही चुनावी लिस्ट को देरी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर व्यावहारिक कारण इसके रहे कि चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी हो, लेकिन जब एक पितृपक्ष वाली बात पकड़ा गई तो कांग्रेस ने फिर इसको समेट लिया, अपने आप में कैच कर लिया। अब उसने ये संदेश दिया कि पितृपक्ष के बाद ही ये करेंगे। इसके अलावा एक और संदेश दिया कि देखो, बीजेपी ने पितृपक्ष में उम्मीदवार तो घोषित किया, लेकिन नतीजे क्या मिले। देखिए, जहाँ देखिए उतना बवाल, इतना हंगामा, इसका कारण है पितृपक्ष। ये भी मैसेज दे रही है। तो इसका मतलब पितृपक्ष भी एक इशू बना दिया गया है या बन गया है। लेकिन इससे हट करके अब बात करें कि अब पितृपक्ष भी अब ख़त्म ही है, तो अब तो चुनाव की में उम्मीदवारों की सूची आने ही वाली है, आनी चाहिए। समय भी नहीं है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और उस हिसाब से समय नहीं है। राजस्थान के लिए थोड़ा समय है, थोड़ा एक्सटेंड भी हुआ, 23 से 25 नवंबर हो गया। तो राजस्थान में फिर भी हम नहीं मानेंगे कि बहुत लेट हुआ, क्योंकि वहाँ थोड़ा वक्त भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के हिसाब से तो लेट होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के हिसाब से भी लेट ही मानेंगे। तो ये स्थिति है। हाँ, कांग्रेस ने इस बहाने एक, हालांकि कांग्रेस ने पॉलिसी तय की थी कि कर्नाटक में जैसे हमने पहली लिस्ट जारी करके हम चुनाव मैदान में गए तो उसका फ़ायदा मिला, ये फ़ायदा हम लेंगे। लेकिन पता नहीं यहाँ की 5 राज्यों की चुनावी परिस्थिति में कांग्रेस अपने उस स्टैंड से पीछे हट गई और अब डिले उम्मीदवार लेकर आ रही है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स का कैरेक्टर देखते हुए, कि असंतोष तो कांग्रेस के भी इलाके में दिखेगी जब उम्मीदवारों के नाम आएंगे। लेकिन वहाँ जो असंतुष्ट उम्मीदवार होंगे उनको बीजेपी में जाने या तीसरी जगह जाने का मौका नहीं होगा, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनको दूसरी बात है कि मनाने का समय आलाकमान के पास कम होगा। फिर भी कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बनाई है। खास करके हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी कल की ही बात है कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उन लोगों ने ये प्रस्ताव दे दिया आलाकमान के पास एक लाइन का कि वही तय करे। तो इतने दिनों में आपने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, इतने मीटिंग किए और लिस्ट बनाई ही नहीं, तो फिर लिस्ट बनेगा आलाकमान के ही पास। लेकिन दरअसल आलाकमान लिस्ट नहीं बना रहा, आलाकमान सबसे अलग अलग लिस्ट ले चुका है, सबसे घंटों बात कर चुका है। अब वहाँ से वो लिस्ट फाइनल होगी। तो उसमें ये हुआ कि जो अशोक गहलोत जिनके हाथ में पूरी पार्टी थी, जिनको हिलाया नहीं जा पा रहा था, उनकी स्थिति अचानक से कमज़ोर हो गया। ऐसा लगा जैसे चाबी उनके पास से छीन गई हो। और दूसरी तरफ से जब हम थोड़ा वहाँ चर्चा कर रहे हैं तो सचिन पायलट की ख़ास तौर से हम चर्चा करना चाहेंगे विशेष रूप से। वो ये कि जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर सबसे कोई आकर्षक नेता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि पब्लिक गैदरिंग जहां भीड़ जुट रही है, तो वो मुझे सचिन पायलट नज़र आ रहे हैं। आप सचिन पायलट के घर के सुबह सुबह चले जाइए, किसी दूसरे नेता के घर पे चले जाइए, सचिन पायलट के घर इतनी भीड़ जुट रही है जितनी किसी नेता के घर में नहीं जुट रही। और ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, पब्लिक के मुद्दे, पेपर लीक का मुद्दा, आरपीएससी का मुद्दा, सब मुद्दे जनता को आंदोलित किए हुए हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ उठाए। और अब वो फिर सरकार कांग्रेस के साथ अलाइन भी हो गए अशोक गहलोत के साथ।
फिर भी जनता सचिन पायलट को दोषी नहीं मान रही है, उनसे सवाल नहीं कर रही है। जनता सचिन पायलट को इनोसेंट मान रही है कि सचिन पायलट को तो मौका ही नहीं मिला, सचिन पायलट को मौका मिलेगा तो ये पेपर लीक का भी मामला ठीक हो जाएगा और बेरोजगारी का भी एड्रेस हो जाएगा। इस फीलिंग के साथ मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक पार्टी में ही रह करके उस पार्टी से कॉम्प्रोमाइज में भी आ गए, फिर भी सचिन पायलट के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सचिन पायलट के लिए उम्मीद है जनता में। तो इसका कांग्रेस को फायदा वहाँ मिलेगा। ठीक है, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन मैं समीर सर आपसे पहले जानना चाहूंगा, जो बात बीच में प्रेम सर ने कही कि अलग अलग लोगों से बात करके आला कमान ने अलग अलग लिस्ट तो ले ली है लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पा रही। सीएससी की बैठक में आज हो सकता है कि उस पर मुहर लग जाए, लेकिन बड़ा सवाल है इतना वक्त क्यों? क्योंकि राजनीति में सिंबलाइजेशन जो है वो बड़ा महत्व रखता है। बीजेपी रणनीति आपकी हो सकती है कि वक्त कम मिले उन लोगों को जो लोग नाखुश रहे, असंतुष्ट रहे, लेकिन कर्नाटक में तो इसी पद्धति से आप जीते थे ना। देखिए, कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल यही है, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो या पार्टी के अंदर उठने वाले बगावत का मामला हो, वो आराम आराम से निर्णय लेती है। आप अगर राजस्थान का मामला देखोगे, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का, तो उसमें भी कांग्रेस ने कोई बहुत त्वरित कार्रवाई करके दोनों के बीच समझौता नहीं करवाया था। सालों साल झगड़ा चलता रहा, सचिन पायलट थक गए, आराम से हुआ, मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक और तुरंत समस्या का निपटाना करने में कांग्रेस का भरोसा नहीं रहता है। और जहाँ तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, कांग्रेस का एक आला कमान है जिसके हाथ में सारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। पार्टी के स्तर पर कोई नेता तय नहीं कर सकता कि किसे टिकट दिया जाएगा, होता वही है जो हाईकमान डिसाइड करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल है और ये हमेशा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, टिकट बंटने का एक तरीका है और वो उसी हिसाब से वर्किंग होती है। और इसी कारण कांग्रेस के अंदर देरी हो रही है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जारी कर दिए थे, कि मध्य प्रदेश में बहुत पहले टिकट जारी कर दिए थे, छत्तीसगढ़ में कर दिए थे, राजस्थान में भी 41 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग को देखते हुए कांग्रेस को इस बात को सीखना चाहिए था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पे उम्मीदवार जारी करे, कम से कम उन सीटों पर वो अपने उम्मीदवार जारी कर देते, जिससे उन्हें पर्याप्त समय मिलता वहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ने के लिए। अब जब चुनाव आयोग की तारीखी की घोषणा हो चुका है, उसके बाद अब पार्टी कह रही है कि अब कल नवरात्र शुरू होगी, सूची जारी करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी एज ले लिया, आगे निकल चुकी है, कांग्रेस काफ़ी पिछड़ चुकी है। अब उसके बाद देखते हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो जो उम्मीदवार उनके साथ कितना न्याय कर पाती है। इतना देर लेने के बाद भी अगर टिकट वैसे ही बटे कि उसमें परिवारवाद चला है, उसके अंदर गुटबाजी चली है, उसमें नेताओं का पक्ष चला है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का फिर इतना देर इंतजार करना और इतना मंथन करना या उस पर विचार करना सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर इतना इंतजार करने के बाद कांग्रेस अगर बेहतर उम्मीदवार देती है, सर्व स्वीकार्य उम्मीदवार देती है और ऐसे उम्मीदवार देती है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उस स्थिति में कांग्रेस का 150 उम्मीदवार जारी करना सार्थक हो सकता है। लेकिन प्रेम सर जिस तरह से कह रहे थे कि कांग्रेस तो बीजेपी की पिच पर खेल रही है, और जो पितृपक्ष का मुद्दा था, जिस तरीके से बीजेपी ने लिस्ट निकाल दी, क्योंकि चर्चा ये चल रही है, आम लोग भी इस बात की चर्चा करेंगे पितृपक्ष की वजह से लिस्ट नहीं आ रही है, तो अब तो कांग्रेस ने उस मुद्दे पे एक गेम ही अलग कर दिया है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। पितृपक्ष में आपने सूची जारी करी या उसका इंतजार किया और फिर नवरात्र शुरू होने पे आपने सूची जारी करी, मतदाताओं को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपने कब सूची जारी की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मुहूर्त को, इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती है और सारे निर्णय इसी हिसाब से होते हैं। अगर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा या किसी भवन का उद्घाटन होगा, आप देखिए कि अभी उसका नए संसद भवन का उद्घाटन किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने गणेश चतुर्थी का दिन सुना था जब वहाँ लेके गए थे कि एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। भारतीय जनता पार्टी देखती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिपक्ष में टिकट जारी कर दी है तो इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर नहीं जाने वाला है। मुझे लगता है कि राजनीति में ये सब चीज़ें देखी जाती है, लेकिन जब चुनाव आप लड़ रहे हो तो ये चीज़ें गौण हो जाती है। उम्मीदवार कब आप दे रहे हो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको समय मिलता है, संगठन को कहा करने के लिए समय मिलता है और पार्टी के अंदर जो विरोध के स्वर है उन्हें शांत करने के लिए समय मिल जाता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे समीकरण देखते हुए इस समय सूची जारी कर दी थी, जिसका आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा होने वाला है। ठीक है, एक बात समीर सर ने कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इतना लेट करने के बाद भी अगर सही उम्मीदवार उतारती है ताकि विरोध ना हो, सामंजस्य बना रहे, चीज़ें बेटर हों, एक तो क्या कांग्रेस उस स्थिति में ही टिकट बांट पाएगी या ऐसे लोगों को टिकट दे पाएगी जिनका विरोध ना हो? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं अशोक गहलोत का जिक्र करूंगा, राजस्थान का जिक्र आप कर रहे थे, जो वहां पर चर्चाएं हैं कि उन्होंने कई निर्दलियों से वादा कर रखा था उनको टिकट दिलाने का और आला कमान इस पर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कुछ को हो सकता है मिल जाए, कुछ को शायद ना मिले, तो ऐसे में खुद अगर मुख्यमंत्री नाराज होंगे तो उसके भी तो कई मायने निकलेंगे सर।
देखिए, फ्री हैंड जब किसी नेता को होता है तो वो लीक से हट करके भी कुछ फैसले करता है। आपातकालीन स्थिति में भी कुछ ऐसे समर्थन मिल सके, ऐसे पॉकेट्स खड़ा हो, तो यही फ्री हैंड मांगने के लिए अशोक गहलोत जी बीते दिनों सोनिया गांधी जी के पास आए थे, जो संभवतः उनको नहीं मिला है। तो फ्री हैंड अब जैसे बीजेपी का इकलौता सांसद मुस्लिम सांसद हैं, एमएलए राजस्थान में, उसको इस बार टिकट नहीं मिल रहा है, तो उनको टिकट देने के लिए अशोक गहलोत जी ने हामी भर रखी थी कि हम दे देंगे। तो अब ये अशोक गहलोत जी का कमिटमेंट क्या आलाकमान अपने पास लेकर के चलता है, क्या आलाकमान को उन्होंने अपने कमिटमेंट के बारे में बताया, कुछ निर्दलीय के बारे में या इस तरह की, तो ये चीज़ें अंदर की बात है, इसको हम नहीं जान सकते, वो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि अशोक गहलोत जी की वो महत्वपूर्ण भूमिका अब नहीं रह गई है। महत्वपूर्ण भूमिका, चूँकि अशोक गहलोत जी ने खुद कहा था कि अब सचिन पायलट ही आला कमान है, अब वो CWC मेंबर है, वो हमारे आला कमान है, तो एक तरह से वो सिग्नल था। और जब अब टिकट आएगा, आप कह रहे हैं कि माने वैसा उम्मीदवार देना जिससे कम से कम विरोध हो, समीर जी कह रहे हैं, देखिए ये आसान काम नहीं है। 3000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम हैं और 200 का सिलेक्शन करना है, तो ज़्यादातर का तो रिजेक्शन होगा। सिलेक्शन कम और रिजेक्शन ज़्यादा है इस सूची में, तो असंतोष होंगे। अब इस असंतोष का मैनेजमेंट करने में आलाकमान कितना कामयाब रहती है, क्या अशोक गहलोत को नाराज़ करके ये मैनेजमेंट हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको अशोक गहलोत की मदद लेनी पड़ेगी, सचिन पायलट की भी लेनी पड़ेगी और दूसरे लोगों की भी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के वो मैनेज हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। चूँकि बीजेपी ने भी जो उम्मीदवार दिए उनको बहुत सारे बैकफायर्स का सामना करना पड़ा है और वो प्रक्रिया चल ही रही है समझाने बुझाने की। जब तक उम्मीदवार अंतिम रूप से नामांकन भर नहीं लेंगे तब तक ये प्रक्रिया चलेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो हमें लगता है कि इसमें किसी को भारतीय राजनीति का ये चरित्र है, इसमें मतलब जो लीडरशिप को अपना स्किल दिखाना है कि कैसे हम असंतोष को दबा सकें। ये अभी देखने वाली बात होगी, कहना जल्दबाजी हो जाएगी। ये मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों में देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्थितियां अभी कई लिस्टें और आना बाकी हैं। अभी तो राजस्थान में अगर बात करें, बीजेपी की एक लिस्ट आई है, मध्य प्रदेश में 4 लिस्टें आ चुकी हैं, अभी 94 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं, छत्तीसगढ़ में भी और लिस्ट आनी है। क्या होता है, और सिर्फ बीजेपी क्यों, कांग्रेस पार्टी दोनों जगह, कांग्रेस की तो एक भी लिस्ट नहीं आई है। लेकिन इस बीच देखिए, हम राजस्थान की चर्चा कर रहे थे। समीर सर, मैं राजस्थान में एक बार फिर जाना चाहूँगा, खास करके बीजेपी की बात। वसुंधरा राजे को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, अब जिस तरीके से दिया कुमारी को टिकट दिया गया, नरपत सिंह राजे का टिकट काट के, जो कि वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं और भैरों सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। अब सवाल यह है, संदेश जो देने की कोशिश हो रही है वो क्या है, और जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या दिया कुमारी को वसुंधरा के सामने खड़ा किया जा रहा है, राजपूत वोटरों के लिए, महिलाओं के लिए एक नया विकल्प बीजेपी तैयार कर रही है, एक सेकंड लाइनअप को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वसुंधरा तो पहले भी आंखते रहती रही। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया कुमारी को बहुत सुरक्षित सीट से टिकट दिया। अगर जितने सांसद आप देखोगे, 7 सांसद और एक राज्यसभा सांसद को टिकट दिया है, उसमें सबसे आसान सीट दिया कुमारी की, बाकी सारे सांसदों को हरे हुए सीट पर टिकट दिया गया है। दिया कुमारी को ऐसी सीट पर टिकट दिया गया है जहाँ से ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी 3 बार से चुनाव जीत रही थी, लेकिन वहाँ दिया कुमारी का विरोध भी हो रहा है। नरपत सिंह राजे बहुत नाराज है, उनके समर्थक नाराज है इस बात को लेकर। तो अब वो जमीनी स्तर पर नाराजगी कितना असर करती है तो चुनाव के बाद पता पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई दो राय नहीं कि दिया कुमारी को राजस्थान की राजनीति में एक बढ़ाने का काम लगातार संगठन कर रहा है। लेकिन यह कह देना उस आधार पर कि वसुंधरा को नजरअंदाज किया जा रहा है, देखिए पार्टी सब नेताओं को लेकर चलती है। अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि राजस्थान में वसुंधरा को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। न वसुंधरा ने ऐसा कोई बयान दिया है, न केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा बयान दिया। ठीक है, अभी तक के चुनाव में वसुंधरा एकमात्र चेहरा होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तीनों जगह पर सामूहिक नेतृत्व में जाने का तय किया और तीनों के स्थापित नेताओं को, चाहे छत्तीसगढ़ के रमन सिंह हो, मध्य प्रदेश की शिवराज हो या राजस्थान की वसुंधरा हो, तीनों को बहुत ज़्यादा इस चुनाव में तवज्जो नहीं दी, उनको फ्री हैंड नहीं दिया, सामूहिक नेतृत्व में जा रही है। तो पार्टी का फैसला तीनों राज्यों के लिए। मैं जोड़ना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में आपके पास चेहरा नहीं है। रमन सिंह पिछले 5 सालों में कितना निकले हैं वो हम सब ने देखा है। मध्य प्रदेश की बात करें, 18.5 साल के बाद शिवराज को लेकर लोगों के बीच जो नाराजगी, एक एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, और पिछला चुनाव वो हारे थे, वो भी पार्टी जानती है। और वसुंधरा राजे खुद पिछला चुनाव हारी थी। एक तो बड़ा कारण ये है, और दूसरा, जब तक वो मुख्यमंत्री रहीं उस दौरान आला कमान के साथ उनके कैसे संबंध रहे, तो ऐसे में विकल्प भी कहाँ दिख रहा है बीजेपी?
देखिए ऐसा आलाकमान संबंध इसमें कोई दो राय नहीं कि वसुंधरा जब मुख्यमंत्री रही 5 साल और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनके बीच में कई चीज़ों को लेकर राजस्थान में मतभेद हुए, जिसके कारण 4 महीने तक राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। वसुंधरा चाहती थी कि उनके खेमे का अध्यक्ष बने, अमित शाह किसी दूसरे के नाम पर प्रपोज कर रहे थे, तो ये तनातनी तो चलती रही, इसमें कोई दो राय नहीं। और वसुंधरा का यह कहना भी था कि अगर मुझे केंद्र से पूरा संगठन से सहयोग मिलता तो मैं चुनाव जीत भी जाती। तो वो चुनाव चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नए नेतृत्व की तरफ देख रही है, मध्य प्रदेश भी देख रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ दिया कुमारी नहीं, कई और नेता भी है जहां पार्टी के जो चेहरा आने वाले समय में बन सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत एक छुपे रुस्तम हो सकते हैं, अर्जुन राम मेघवाल हो सकते हैं जो दलित आते हैं, केंद्र में मंत्री है, और नेता है जो पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन दिया कुमारी की चर्चा लगातार मीडिया के अंदर हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, और पार्टी संगठन के लोग भी इस बात को मार रहे हैं कि दिया कुमारी को एक राजकुमारी की जगह दूसरी एक राजघराने को डाउन करने के लिए दूसरे राजघराने का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए दिया कुमारी कोई बहुत नई राजनीति में नहीं है, पहले सवाई माधोपुर से वो विधायक रह चुकी है, उसके बाद वो राज्यसभा से सांसद बनी हुई है, संगठन में काम लंबे समय से वो करती रही है, और उन्होंने जिस हिसाब से पिछले समय राजस्थान में काम किया है, दौरा किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिया कुमारी को पार्टी एक भविष्य के चेहरे के रूप में प्रेजेंट कर सकती है। अभी कितना करेगी कितना नहीं करेगी ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। ये देखा जाएगा कि पार्टी को वहाँ जमीनी स्तर पर कितना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि दिया कुमारी को चेहरा घोषित नहीं किया है, अभी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में जा रही है। तो चुनाव के बाद किसकी दावेदारी ज़्यादा होती है? अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लोज मार्जिन से चुनाव जीतती है तो मुझे लग रहा है इसी स्थिति में वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद। तो अभी ये चुनाव परिणाम तक मुझे लग रहा है देखना होगा, और अभी ये तय नहीं है कि वसुंधरा को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है अगली सूची में वसुंधरा का नाम आ जाए, जैसे शिवराज सिंह चौहान का और रमन सिंह दोनों का नाम आ गया है। तो वसुंधरा को अगर चुनाव पार्टी लड़वाती है तो क्या खाली विधायक बना के रखेगी? ये संभव नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव तक वसुंधरा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उसके बाद किसी नए नेतृत्व को दिया कुमारी या किसी अन्य नेता को प्रदेश की कमान सौंप दी जाए? तो पार्टी अभी कई मोर्चों पर विचार कर रही है, और पार्टी का पहला एकमात्र उद्देश्य है कि राजस्थान में स्पष्ट बहुमत की सरकार लाना, 2/3 बहुमत से विधायक जीत के आना चाहिए। जब पार्टी कंफर्टेबली राजस्थान में जीत जाएगी तब पार्टी के पास अपने मन का निर्णय लेने के लिए अधिकार स्पेस ज़्यादा होगा। पार्टी इस बात को जानती है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजस्थान की कमान हाथ में ली है कि किसी भी तरीके से वहाँ 2/3 बहुमत के लायक सीटें लाना है, और उसके बाद अपने मर्जी का और अपने पसंद के उम्मीदवार या विधायक को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अभी दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़वाकर पार्टी यह संकेत नहीं दे सकती है कि वह वसुंधरा का रिप्लेसमेंट होगी। वसुंधरा भी पार्टी की आने वाली गतिविधियों का ध्यान से देख रही होगी। मुझे लग रहा है पार्टी का पहला फोकस चुनाव जीतना होगा अच्छे मार्जिन से, उसके बाद पार्टी अपने निर्णय को राजस्थान में लागू करेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं समझना चाहूँगा आपसे, खास करके राजस्थान की स्थिति, वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरीके की बात हो रही है, जो वहाँ पर सत्ता के गलियारों में चर्चा है, या वहाँ के जो राजनीतिक जानकार हैं जो लगातार नज़र बना कर रखते हैं, आप भी देश और राज्यों की राजनीति पर लगातार नज़र बना कर रखते हैं, क्या वसुंधरा को इस तरीके से नज़रअंदाज करना? ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास एक मौका था, लेकिन दो धड़े हैं कि गलतियाँ वसुंधरा की तरफ से भी हैं, और उसकी वजह से भी शायद ये स्थिति हो रही है। देखिए आदर्श जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि वसुंधरा राजे के आलोचक भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि वसुंधरा राजे के समर्थक भी किसी अन्य नेता के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। दोनों ही बातें हैं। अब महारानी सिस्टम को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी राजस्थान में, लेकिन ऐसा ख़त्म करते हुए समीर जी की भी बातों को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं कि महाराजा सिस्टम भी खड़ा किया जा रहा है कि सेंटर में, कि तुम मांगो नहीं, हम जो तुमको दे दें वो कबूल करो। इस सेंटर में कि आपको मांगने लायक नहीं रखा जाएगा, आपको जो हम देंगे वो स्वीकार करना होगा। तो इसको एक तरह से पार्टी को डिसेंट्रलाइज करने की प्रवृत्ति के बजाय सेंट्रलाइज करने की प्रवृत्ति ये ज़्यादा नज़र आती है। तो इसके बड़े परिणाम पार्टी को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोगों में अगर ये फीलिंग चली जाती है, या ये कांग्रेस अगर ये बताने में कामयाब हो जाती है कि दिल्ली में बैठा 2 गुजराती राजस्थान में राजस्थान की भावनाओं के साथ खेल रहा है, स्थानीय लोगों को का जो नेतृत्व है इसको रौंद रहा है, वसुंधरा राजे का अपमान कर रहा है, राजस्थान की अस्मिता का सवाल अगर उठा लेती है, कांग्रेस पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि एक ही मंच पर
वसुंधरा राजे होती हैं और दिया कुमारी, जो कि कहीं प्रोटोकॉल में नज़र नहीं आती है कि उनको वहाँ बिठाया जाए, लेकिन उनको प्रमुखता से बिठाया जाता है मोदी जी की सभा में। तो उसके बाद में जो टिकट का बंटवारा होता है, जो वसुंधरा राजे के राइट हैंड हैं, बिना कारण के उनको बेटिकट किया गया है, उसका कोई औचित्य समझाए या समझाने की कोशिश की जाए, इसकी भी ज़रूरत नहीं महसूस की गई है। तो लगभग कम से कम 11 तो दिख रहे हैं बगावत के जगह, 11 जगहों से जहां के वसुंधरा राजे के समर्थक होने की वजह से टिकट कटे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि टिकट मांगने वाले ज़्यादा होते हैं किसी भी चुनाव में, तो जिनको टिकट नहीं मिलता है उनकी भी संख्या ज़्यादा होती है। तो अगर कोई सेंटर खड़ा हो जाता है असंतोष का, जैसे यहाँ वसुंधरा राजे दिख रही हैं, तो उन सारे असंतोष का लीडरशिप भी खड़ा हो जाता है। अगर लीडरशिप देने के लिए वसुंधरा राजे तैयार हो गई असंतुष्ट लोगों को, तो बीजेपी का तो मतलब रिजल्ट आप सोचिए एकदम ही उल्टा हो जाएगा। ये वसुंधरा राजे पर निर्भर है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म करे या न करे। आलाकमान ने तो अपनी चाल चल दी, अब वसुंधरा राजे की चाल पर निर्भर करेगा कि बीजेपी सत्ता से आना तो बहुत दूर की बात होगी, कितने कम में सिमट जाएगी वो बीजेपी के वसुंधरा राजे के एक्शन पर निर्भर करेगा, ये मैं कहने जा रहा हूँ। और वसुंधरा राजे नाराज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं, नाराज़गी का इजहार कर रही हैं, ये भी स्पष्ट रूप से कर रही हैं। और यहाँ तक कि अब तो संघ भी नाराज़ हो गया, राजस्थान में संघ भी नाराज़गी जता रहे कि क्या कर रहे हो, कैसे पार्टी चला रहे हो। राजस्थान के लोगों की भूमिका ही नहीं रह रही पार्टी के उम्मीदवार चयन करने में। तो इसको ये इतना बड़ी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस, जो कि अपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में लग रहा था कि नुकसान होगा, ये बीजेपी उनको परोस करके जीत दे दे और सरकार दे दे, इतिहास भी दे दे एक तरीके से। कांग्रेस राजस्थान में वो इतिहास भी बदल जाए। चलिए देखिए, दोनों मेहमानों की राय आपने सुनी, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की लिस्ट कब तक आती है, उस लिस्ट में कौन कौन से नाम होते हैं। और जिस तरीके से हमारी चर्चा हुई है कि क्या ऐसे नाम होंगे जिन पर किसी तरह का संतोष ना हो, या क्या स्थिति होती है, उस पर भी नजर रहेगी। और साथ ही साथ राजस्थान में खास करके बीजेपी के अंदर जो अब ये एक कलह की चर्चा चल रही है, ये किस ओर जाती है, वो भी लगातार amarujala.com पर आप तक उससे जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। आप खबरों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।